तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, हमने आपको बताया था कि हम लोग वेक्टर में बेसिकली उसी को सीखते हैं कि किस तरीके से हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर। तो दिस इज माय हेडिंग, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। अब वेक्टर्स क्यों लिखा है ये बताने वाली बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि भाई दो वेक्टर होंगे तभी हम प्रोडक्ट कर पाएंगे मिनिमम। ठीक है। तो एक एग्जांपल से देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं तो हम इस तरीके से ए वेक्टर के बीच में अगर हम डॉट लगाते हैं तो इस टाइप का जो लिखने का जो पैटर्न है वो हमारा क्या कहलाता है, डॉट प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, स्केलर होगा। और स्केलर का मतलब हमने आपको बताया था, स्केलर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं कि ए डॉट बी, तो ए डॉट बी जो लिखा हुआ है, तो ए डॉट बी जो है वो डॉट प्रोडक्ट देता है। डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर, यानी कि हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि ए डॉट बी एंड दैट इज द डॉट प्रोडक्ट एंड वी गेट द स्केलर और मैग्नीट्यूड। तो हमें केवल मैग्नीट्यूड मिलता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट नाम से भी हम जानते हैं। इसी तरीके से हम अगर इस तरीके से डॉट की जगह बीच में हम क्रॉस लगाते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। जैसे डॉट लिखा था वैसे ही अब हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा। वेक्टर का मतलब हमने आपको बताया था कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन भी हमें दिखाई देगी। तो इस तरीके से हमारे पास वेक्टर के केस में दो तरीके के प्रोडक्ट हम लोग देख पाते हैं। पहला प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, जिसमें आंसर हमारा स्केलर आने वाला है। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और जिसका आंसर हमारे पास वेक्टर आने वाला है। तो ए डॉट बी अगर लिखा हुआ है तो ए डॉट बी में हमारे पास क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। जबकि ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो ए क्रॉस बी में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यानी कि वहां पर हमें क्या दिखाई देगा, आंसर वेक्टर फॉर्म में दिखाई देगा, मैग्नीट्यूड दिखाई देगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी दिखाई देगी। तो चलिए इसको हम जो है इसके फार्मूले देखते हैं, इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ए डॉट बी अगर लिखा हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे या उसका क्या फार्मूला होता है, ए क्रॉस बी है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका क्या फार्मूला होता है, अब हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो फटाफट इसको रफ कर देते हैं और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डॉट की। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है। जाहिर सी बात है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा, ए इज व्हाट, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज व्हाट, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड कॉस थीटा itself a magnitude where theta is the angle between a vector and b vector। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, तो इसका क्या मतलब हुआ उसको हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं, देखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक वेक्टर है, इस तरीके से दूसरा वेक्टर है, दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर और दूसरा क्या है, बी वेक्टर, और ये है इनके बीच का एंगल थीटा। ठीक है ना। तो यही थीटा हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं हम, हेड, हेड ऑफ ए वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, टेल ऑफ ए वेक्टर, एंड दैट इज द हेड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है।
तो ये हेड किसका है? ये जो हेड आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द हेड ऑफ वेक्टर ए, वेयर एज दिस इज द हेड ऑफ वेक्टर बी। तो ये वेक्टर बी का हेड है और ये हमारे पास वेक्टर ए का हेड है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हम कुछ भी अपने मन से किए जा रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक, तो देखिए ये जो हमने हेड बताया आपको, दिस इज हेड, दिस इज ऑल्सो हेड। तो ये जो हेड हम बता रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, तो समझेंगे बात को। जैसे कि हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, और इस तरीके से ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है जिसको हमने क्या नाम दिया था, बी वेक्टर। ठीक, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि दो वेक्टर हैं तो जाहिर सी बात है इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो उसके लिए हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करना होता है। तो हम इस तरीके से एक पैरेललोग्राम डिजाइन करते हैं और ये हो गया डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब ये जो बी वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द बी वेक्टर इटसेल्फ, ठीक है ना। इस बी वेक्टर को यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। अब केवल ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन की इम्पोर्टेंस अगर आपने समझ दी तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे तो एक वेक्टर ये है, ये क्या है, इसका टेल है, और ये क्या है, इसका हेड है। ठीक, और इसको मैंने क्या नाम दिया था, ए वेक्टर। यहीं पर अगर इस तरीके से ये हमने दूसरा वेक्टर बनाया था, इसको क्या नाम दिया था, बी वेक्टर। ये क्या था, इसका हेड, और ये क्या था, इसका टेल। तो या तो कंडीशन कुछ इस तरीके की हो जो हमने यहाँ पे दिखाई, ठीक है ना। ये जो आपको कंडीशन हमने दिखाई हुई है, या तो इस तरीके की कंडीशन हो। ठीक, मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर का टेल एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, तो हम थीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं। या दूसरी कंडीशन ये है कि जहां पर एक वेक्टर का हेड हो, जैसे ये जो हमें दिख रहा है, ये हेड किसका है, ये ए वेक्टर का हेड है, ठीक है ना। दिस इज द हेड ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज द टेल ऑफ बी वेक्टर। ठीक, तो हम थीटा फाइंड दो तरीके से कर सकते हैं, या तो दोनों वेक्टर का जो टेल है वो एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल अगर कोइंसाइड कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, तो हेड वाले पोर्शन को अगर हम आगे इंक्रीज कर देते, ठीक है, तो देखिए हम इंक्रीज करके दिखा रहे हैं इस तरीके से। हम इसको अगर आगे की तरफ इंक्रीज कर देते हैं तब हमें थीटा मिल जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमें थीटा की ज़रूरत पड़ती है जब हमें ये फार्मूला ए बी कॉस थीटा यूज़ करना होगा, तो इसमें थीटा की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है ना। या हम क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे तो थीटा की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो मेन बात क्या समझ में आई यहाँ पर, मेन बात हमें ये समझ में आई कि थीटा को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका क्या हुआ, पहला तरीका तो ये हुआ कि भाई दोनों वेक्टर के टेल जहाँ पर मिल रहे हैं उस पॉइंट से एंगल देख लिया, सबसे आसान तरीका। दूसरा तरीका, अगर एक वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर का टेल है, तो हेड को आगे बढ़ाने पर ही हमें थीटा मिलता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर थीटा ही गलत हो गया तो आंसर तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो आप कोई भी जो है नॉर्मल पर्सन भी इस चीज़ को आराम समझ सकता है। तो ये तो हमारे पास बेस और फंडामेंटल था डॉट प्रोडक्ट का। आई होप कि इतना कुछ आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि हम किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट के लिए डायग्राम बना सकते हैं, उसका क्या फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अब इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल्स बहुत लो स्टैंडर्ड के चला रहे हैं, ताकि जिनको बिल्कुल भी एबीसीडी नहीं आती है, जिनको कुछ भी नहीं पता है कि आखिर जो है डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट होता ही क्या है, वेक्टर का प्रोडक्ट क्या है, तो उन्हें भी ये बात समझ में आने लगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन लेंगे, न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट लेते हैं। 2i कैप 6j कैप, ठीक है ना। आप चाहें तो तीनों डायरेक्शन ले सकते हैं, आई जे के साथ के भी ले लेते हैं तो 3k कैप। इस तरीके से हमने तीनों डायरेक्शंस का एक वेक्टर बनाया हुआ है और एक दूसरा बी वेक्टर कंसीडर करने जा रहे हैं, जिसको हम लिख देते हैं कि ये 3i कैप है। इधर चलिए माइनस ले लेते हैं, 4j कैप है। इधर प्लस ले लेते हैं, 2k कैप है। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट करना बहुत आसान है। डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है कि जो कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, चूंकि मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, इसका मतलब हम डायरेक्ट सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को हम प्रोडक्ट कर देते हैं। यानी कि हम 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आंसर विल बी 6 एंड वी रिमूव द डायरेक्शन। सिमिलरली जब हम इस +6 का इस -4 में प्रोडक्ट करेंगे देन वी गेट -24। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी और जे को हम रिमूव कर देंगे। सिमिलरली पैटर्न पे हम ये करेंगे कि ये +3 और +2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें +6 मिलेगा। और इस तरीके से ये 6 और ये 6 हो गया 12 -24 एंड द आंसर इज इटसेल्फ 12। तो आपने देखा कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आसान है कि हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए तो सेम डायरेक्शन वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे और फिर समझाएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअल में होता क्या है, क्या उसका फार्मूला है, क्या उसका डायग्राम है और किस तरीके से हम उसका क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम। टाइम की बड़ी कमी है इस समय क्योंकि कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो जाता है और कहीं कहीं तो एग्ज़ाम होता ही नहीं है। ठीक है ना, दोनों ही बातें हैं। खैर उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमने बताया आपको बीच में क्रॉस लगा होगा और जो आंसर आएगा उसमें डायरेक्शन जरूर होगी। तो इसको हम ए बी साइन थीटा लिख के नहीं छोड़ सकते हैं, हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी लगानी होगी एंड कैप। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम वैसा ही बनेगा जैसे पहला डायग्राम बनाया था। इधर हमारा ए वेक्टर, इधर हमारा बी वेक्टर, और चूंकि ये दोनों सेम पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, दोनों का जो टेल है वो एक ही पॉइंट पे आ रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ थीटा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ये एन कैप। ये एन कैप एक्चुअल में क्या है? सो दिस इज द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है? तो डायरेक्शन जो कि परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। किसके प्लेन के? प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अब कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि प्लेन कहाँ से लेके आएंगे, वो जो हवा में उड़ता है उस प्लेन के बारे में तो बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर वो बात नहीं है। प्लेन का मतलब होता है जैसे कॉपी का एक पेज, जो कॉपी का अपना पेज होता है वो, उसको हम जनरली क्या बोल देते हैं? प्लेन। तो जैसे कि हम अगर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, अगर इस डायग्राम में हम कॉपी का पेज बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये बन गया आपकी कॉपी का पेज। अब ये कॉपी पेज बन गया। अब क्या किया जाए? तो ये पेज बन के तैयार है, ये दिख रहा है आपको, ये कॉपी का अपना पेज है। यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज प्लेन। ये क्या है? ये प्लेन है। प्लेन बना लिया हमने। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर आप देखें 3D में, तो या तो आप इस कॉपी के पेज के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है ना, या तो आप किधर जा सकते हैं? ऊपर की डायरेक्शन में जा सकते हैं, या कैसे जा सकते हैं? नीचे की डायरेक्शन में। ठीक, यानी कि हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर तो भाई या तो ऐसे आप जाइए, इस तरीके से कॉपी के पेज में ऊपर की तरफ जाइए, या फिर आप ऐसे जाइए कॉपी के पेज में नीचे की तरफ जाइए। ठीक है, तो ये जो एन कैप है ये क्या है? एन कैप है, डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है ये? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो कैसा परपेंडिकुलर? हमने आपको दिखाया कि भाई ये कॉपी का पेज है,
इसके परपेंडिकुलर, यानी कि या तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं या नीचे की तरफ जा सकते हैं। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि हम कैसे पता करेंगे कि हम ऊपर जाएं या नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी बहुत आसान तरीका है। पहले क्या लिखा हुआ है? ए। फिर क्या लिखा हुआ है? बी। ठीक है, इसका मतलब आप इस तरीके से अपने हाथ को बनाएं। ये देखिए, ये हाथ दिख रहा है। ठीक है, ये तो आप क्या करेंगे कि जिस डायरेक्शन में, देखिए हमने जो ए बनाया हुआ है, ये हमारा राइट हैंड है। ठीक है ना, इस राइट हैंड को हम ए की तरफ लेके चलते हैं। ठीक, ए की तरफ लेके चल रहे हैं। अब ए की डायरेक्शन में ये जो हमें इस तरीके से, ये जो अ, हम कह सकते हैं कि जो हमारा फिंगर का इस तरीके का जो बेस दिखाई दे रहा है, इस बेस को हम इस तरीके से रखते हैं। ठीक है ना, आई होप कि आप सबको क्लियर दिख भी रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा कि ये जो ए है उस डायरेक्शन में हमने इस, ये जो हमारी हथेली है, इसका ये जो बेस है उसको इस तरीके से रखा हो। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि बी किस तरफ है? बी ऊपर की तरफ है। बी ऊपर की तरफ है, तो हम इसको इस तरीके से अगर फोल्ड करेंगे, अगर ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये जो थंब है, आप देख पा रहे हैं, जो थंब है ये मेरी तरफ आ रहा है। क्लियर? अगर मेरी तरफ आ रहा है तो इसका मतलब कि ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन होगी? अपवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम? अपवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अभी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए करेक्ट डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन व्हाट वी हैव इन एक्चुअल अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि हमें ए से बी की तरफ जाना है। तो अगर हम ए से और बी की तरफ अगर फोल्ड होते हैं, ए से बी की तरफ फोल्ड होते हैं, तो ये थंब हमारी तरफ आता है। ठीक है ना, इसको आप अपनी कॉपी के साथ जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है ना, कॉपी के पेज पर आप इस डायग्राम को बनाइएगा और बनाने के बाद ए से बी की तरफ अपने हाथ को मोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये कॉपी का पेज है तो आप ऐसे रखेंगे, और जब आप इस तरीके से बी की तरफ फोल्ड करेंगे तो कॉपी के ऊपर आपका थंब जाएगा, और इसका मतलब कि जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन आपको कंसीडर करनी होगी। इसमें कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, अगर आप एक बार खुद से करके देखेंगे तो ये आपको आसान लगेगा। तो हमने आपको मेन पॉइंट बता दिया है डायरेक्शन का। ठीक है, अब अगर इस पे बेस को न्यूमेरिकल आ जाता है तो वो न्यूमेरिकल्स कैसे कर सकते हैं, उसका भी अपना आसान सा तरीका है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर हमें दे रखा है A1 आई कैप और A2 जे कैप, और बी वेक्टर हमारे पास दे रखा है B1 आई कैप और B2 जे कैप। ठीक, इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे करेंगे, ये तो हमने फार्मूला आपको बता दिया, इसकी डायरेक्शन हमने आपको बता दी। और अब हम बात करेंगे कि अगर कोई मैथमेटिकल कांस्टेंट वाला कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे कि ए वेक्टर क्या हमारे पास है, बी वेक्टर क्या दिया हुआ है। आफ्टर दैट हमें फाइंड क्या करना है, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है या बी क्रॉस ए फाइंड करना है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ए पहले है या बी पहले है। तो अगर मान लेते हैं कि पहले ए है, हमने ए को पहले लिखा हुआ है, तो ए के जो कंपोनेंट है वो पहले लिखे जाएंगे विद ऑल द थ्री डायरेक्शंस, यानी कि आई जे के। क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में के नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो उसमें के जरूर लिखेंगे। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं वो अभी आपको समझ में आने वाला है। तो ये हमारे पास हो गया A1, दिस इज A2, एंड के है ही नहीं तो जीरो लिख देते हैं। फिर बी लिखा हुआ है तो B1 B2, और यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम सबसे पहले आई को सॉल्व करेंगे। आई वाली जो डायरेक्शन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आई को सॉल्व करने का मेथड, ये आई का कॉलम है और ये है आई की रो। ठीक,
तो आई का कॉलम और आई की रो को अगर हम छोड़ दें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इधर दिख रहा है A1 B2 और इधर दिख रहा है 0 0। तो हम सबसे पहले काम क्या करने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए A2 का मल्टीप्लाई इधर, फिर माइनस साइन के साथ इसका मल्टीप्लाई इधर। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए हम लिख के भी दिखा देते हैं। तो आई की डायरेक्शन को जब हमने सॉल्व किया तो A2 का मल्टीप्लाई हुआ 0 में, फिर बीच में आ गया माइनस, और फिर B2 का मल्टीप्लाई हो गया 0 में। तो ये आई वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि आई हमने कंप्लीट आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब चलते हैं हम अगले जे की तरफ। जे की डायरेक्शन जो है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं भाई जे को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये रहा जे का कॉलम और ये रही जे की रो। तो जब हम जे की रो और कॉलम को रिमूव कर देते हैं तो उस समय हमें क्या दिखाई देता है, उस समय हमें यहाँ पर A1 के मल्टीप्लाई 0 में दिख रहा है और B1 का मल्टीप्लाई भी 0 में दिख रहा है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि हम अगर जे की जो है बात करें तो जे के में क्या दिखाई दे रहा है कि A1 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, माइनस B1 के साथ भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। अब आते हैं हम थर्ड यानी कि जो लास्ट डायरेक्शन बची है उस पर, और वो कौन सी है, के। उसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, देखते हैं कि उसमें क्या आने वाला है। तो ये लीजिए, तो के का कॉलम हमने हाइड किया और के की रो हमने हाइड कर दी, और अब हमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखने वाले हम के लिए, तो के लिए हम लिखने वाले हैं A1 का मल्टीप्लाई हो रहा है B2 में, फिर माइनस आ रहा है, फिर B1 का मल्टीप्लाई हो रहा है A2 में। और इस तरीके से हमें क्या दिखाई दिया, ये हमारा 0 आ चुका है, ये भी 0 हो चुका है, जबकि ये 0 नहीं हुआ है। और इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन में अगर 2 डायरेक्शन या एक डायरेक्शन दी है तो याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट करते समय हम हमेशा तीनों डायरेक्शन लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आंसर थर्ड एक्सिस में ही आता है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन में तीसरी डायरेक्शन ली ही नहीं थी, क्योंकि मुझे ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे से समझाना था, वरना समझ में नहीं आता। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाता है, इन तीनों को हम प्लस करके लिख देते हैं, और फाइनल जो आंसर है वो आपके सामने है। फाइनल आंसर क्या है, A1 B2 माइनस B1 A2 के कैप। क्योंकि बाकी सब तो आप देख रहे हैं, बाकी तो 0 हो चुके हैं। तो ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। वेक्टर के बारे में कॉन्सेप्ट हमने बताया, स्केलर क्या होता है उसके बारे में बताया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन बताया। यहाँ तक पूरा वेक्टर का इतना बेस था वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। और अब हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो अपने प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है।